हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंथली डिफेंस एकेडमी। आप लोग सैनिक का एग्ज़ाम दे करके आए होंगे, ठीक है। उसी का पेपर डिस्कस करने के लिए ये क्लास लगाई गई है। तो आपको हम रीजनिंग और इंग्लिश का सॉल्यूशन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आया था, और देखते हैं कि आप लोगों का कितना स्कोर बना, ठीक है, और किस तरीके से इनके आंसर्स लगाए और किस तरीके से लगाने चाहिए थे। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं और ज़्यादा मार्क्स कैसे इंक्रीज हो सकते थे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैं इस पेपर का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन ए, यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश। तो ये इंग्लिश वाला सेक्शन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है आपका, ये देखो, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म बतानी है। जैसे वर्ब, वॉज, एम और हैड बीन, ये चारों के चारों वर्ब हैं। अब इन चारों में से कौन सा सही आएगा? तो वो ज़्यादातर बच्चे आई को देख करके एम लगा करके आए होंगे। आई के साथ एम आता है, बट यहाँ एम नहीं आएगा। एम बिल्कुल गलत है। आई के साथ इस वाले क्वेश्चन में वर आएगा, WER, वर। अच्छा, वर क्यों आएगा? तो आप सोचो, मैं ऐसे करके बोलूं कि काश मैं चिड़िया होता, फिर मैं आसमान में उड़ता, ठीक है। तो जब मैं इमेजिन करता हूँ किसी चीज को, सोचता हूँ, अपनी कल्पना करता हूँ कि काश मैं डॉक्टर होता, तो मैं अब ये कर रहा होता या फिर ये चीज मैं करता। मैं बोलता कि काश मैं ये होता, इंजीनियर होता, तब मैं ये करता। तो जब मैं इमेजिन करता हूँ, यानी किसी भी चीज की कल्पना करता हूँ, सोचता हूँ अपने मन से, तब आप उस वाले सेंटेंस में हमेशा वर लगाते हो। चाहे सब्जेक्ट आई हो तब भी, ही हो तब भी, दे हो तब भी। सब्जेक्ट चाहे जो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में, कल्पना वाले सेंटेंस में हम वर वर का यूज करते हैं हमेशा। तो देखो, आई वर अ डॉक्टर का मतलब, यदि मैं डॉक्टर होता तो फिर आई वुड सर्व द पुअर, मैं गरीबों की हेल्प करता, उन्हें उनकी सर्व करता, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में वर करेक्ट आंसर होगा, और इसका रीजन ये है। आगे देखेंगे सेकंड वाला, आई डोंट नो का मतलब मैं नहीं जानता, सी लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ा। देखो, अब आपको इसके बीच में भरना है कि ये क्या आएगा। तो आई डोंट नो का मतलब मैं नहीं जानता उसने घर क्यों छोड़ा। तो आप इस वाले सेंटेंस को हिंदी निकाल के इसका मीनिंग निकाल करके कर सकते थे। तो आई डोंट नो वाई सी लेफ्ट द हाउस, उसने घर क्यों छोड़ा। तो देखो, ये वैसे तो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन अगर ये किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है, तब उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा। क्वेश्चन वर्ड यहाँ वह आपका करेक्ट आंसर होगा कि मैं नहीं जानता उसने घर क्यों छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वी आर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। वी आर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक मतलब हम उससे नेक्स्ट वीक मिलेंगे, या मिलते हैं, मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे ही नेक्स्ट वीक आया, तो आपका आंसर फ्यूचर वाला होना चाहिए था, ठीक है भाई, फ्यूचर वाला। बट फ्यूचर वाला देखो कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा इन्होंने। अगर फ्यूचर वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो पास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा। वुड तो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में, और वर भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप फ्यूचर की बात पास्ट में नहीं कर सकते, कभी भी प्रेजेंट में कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हम कल मिलेंगे, तो मैं ये बात तो आज कर रहा हूँ प्रेजेंट में, लेकिन बात फ्यूचर की हो रही है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट वीक आता है, तो वैसे तो फ्यूचर आना चाहिए था, बट ऑप्शन में नहीं है, तब हम पास्ट में तो बिल्कुल नहीं बना सकते, उसे हम प्रेजेंट में बनाएंगे। देखो, प्रेजेंट का हैव आता है, बट हैव के साथ आप बेटा मीटिंग नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो गया। तो एक ही तो ऑप्शन बचा, आर मीटिंग, बी आर मीटिंग हिम नेक्स्ट वीक। इसका मतलब हम नेक्स्ट वीक मिल रहे होंगे, ठीक है। आगे 4 वाला, एवरीथिंग इज फाइन का मतलब हर चीज ठीक है। इसको आपको क्या बनाना है? चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, इसका आप क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाओगे। तो हेल्पिंग वर्ब इज, और इसके साथ में लगाओगे इजंट। इजंट और एवरीथिंग जब आता है, तब आप एज अ सब्जेक्ट इट लगाते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा इजंट इट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट।
आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, देयर इज नो डाउट, इसमें भी आपको क्वेश्चन टैग भरना है, सुटेबल क्वेश्चन टैग। यहाँ भी आपको क्वेश्चन टैग फिल करने की क्या होगा, देयर इज नो डाउट का मतलब कोई भी डाउट नहीं है। अब भाई यहाँ फिर से देखो नो आया, आपका निगेटिव सेंटेंस है, तो अभी आपको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनेगा इज और देयर, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, तो यहाँ देयर दे रखा है, वॉज आर, और ये नोट वाला नहीं होगा, इज देयर, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इज देयर। ठीक है, आगे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। सी लिव्स इन हर आइवरी टावर। देखो, आइवरी टावर ये एक तरीके से आपकी ईडियम हो गई, ईडियम फ्रेज बोल सकते हो। आइवरी टावर का मतलब होता है अपनी इमेजिनेशन में रहना, यानी ख्याली पुलाव बनाना, अपने मन में सोच सोच के अपनी ही दुनिया में मस्त होना। तो अब ये कहाँ हो गया भाई, सी लिव्स ऑन अ ब्यूटीफुल ट्री हाउस, नहीं भाई, आइसोलेटेड का तो मतलब बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट सिचुएशन, इमेजिनरी वर्ल्ड। सी लिव्स इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड, वो अपने मन के ही संसार में यानी कि इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है। आगे आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। फ्रेज लिखी हुई है कि वंस कप ऑफ टी। वंस को कप ऑफ टी का मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना, यानी कि लाइक करना, तो वंस लाइकिंग। इस इडियम का मतलब होता है किसी को लाइक करना। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन से हो जाएगा वंस कप ऑफ टी का मतलब टू वंस लाइक। आगे करेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8। देखो, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका टेंस बताना है। देखो, अगर हमें किसी भी सेंटेंस में बेटा टेंस बताना होता है, तब हम उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों से पहचानते हैं। ठीक है, तो इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वो देखो हैव बीन वर्किंग। यहाँ से आप बता पाओगे कि ये कौन सा वाला टेंस है। हैव बीन वर्किंग आपका परफेक्ट में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हैव आया, ये प्रेजेंट में आता है। अभी आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया 8th क्वेश्चन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये डू यू वर्क का मतलब क्या तुम काम करते हो, देन नीलम, नीलम से ज्यादा। देखो यहाँ इस सेंटेंस में हिंट है आपका देन, THN, देन हमारा डिग्री में आता है, और कौन सी वाली डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप मोर का यूज करते हो, तो डू यू वर्क मोर देन नीलम, क्या तुम नीलम से ज्यादा काम करते हो। आगे देखेंगे बच्चों 10th क्वेश्चन। देखो बच्चों, देखो अरुण रैन का मतलब अरुण भागा ऑफ ऑल यानी कि सभी से। अब अरुण की कंपैरिजन बाकी के लोगों से हो रही है, जब अरुण की कंपैरिजन बाकी के लोगों से होगी तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में देखो ये क्या लिख रखा है, फास्ट में ER भी लगा दिया और EST भी, तो ऐसे दोनों दोनों तो हम नहीं लगा सकते एक ही वर्ड में। फास्टर भी नहीं, आप यहाँ लगाओगे फास्टेस्ट, तो अरुण रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल, अरुण बाकी सबसे तेज भागता है। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सेकंड वाला फास्टेस्ट। अब ये आता है आपका पैसेज, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखो, इस पैसेज को रीड करेंगे फिर आंसर लगाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने इंडिया के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे, आपको मालूम है। अब ये कौन से नंबर के थे,
11th नंबर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट मैन विद हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा ग्रेट मैन थे, बहुत महान व्यक्ति थे। हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता, यानी उनके अंदर जो बुद्धिमत्ता थी, समझदारी थी, वो बहुत हाई लेवल की थी, ठीक है। अब ही वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन रामेश्वरम। रेज्ड का मतलब होता है बड़े होना, उनका जन्म और वो बड़े रामेश्वरम में हुए थे, ठीक है। और रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, रामेश्वरम तमिलनाडु में। ही स्टडीड फिजिक्स एट सेंट जोसेफ्स कॉलेज, उस उन्होंने फिजिक्स की स्टडी, यानी फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उसकी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज में की थी। आगे तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये कॉलेज कहाँ था? ये उस जगह का नाम है, तिरुचिरापल्ली, सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी MIT, ये चेन्नई में है। इन्होंने बेटा फिजिक्स की स्टडी तो यहाँ पे करी थी तिरुचिरापल्ली में, सेंट जोसेफ कॉलेज के अंदर, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में की थी। अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या चीज होती है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मतलब होता है जो एरोप्लेन से रिलेटेड होता है, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, रॉकेट, एरोप्लेन, अंतरिक्ष, उसके अंदर जो जो चीजें जाती हैं, स्पेसशिप वगैरह, उसकी पढ़ाई इन्होंने MIT से की थी, चेन्नई के अंदर। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट हिज स्कूल ईयर्स, वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे थे अपने स्कूल के दिनों में। थ्रू आउट हिज स्कूल का मतलब पूरे स्कूल के दिनों में वो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे थे, यानी पढ़ाई में काफी अच्छे थे। नेक्स्ट करेंगे भाई, पॉपुलरली पॉपुलरली नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और सब लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। डॉक्टर कलाम हैड लेड इंडिया फ्रॉम वन अचीवमेंट टू अनदर इन स्पेस टेक्नोलॉजी। अब डॉक्टर कलाम ने, ये LED क्या है पता है? ये थर्ड फॉर्म होती है आपकी लीड करने की। हम किसी को लीड करते हैं ना, लीडर बनते हैं, तो उस लीडर की ये थर्ड फॉर्म होती है। डॉक्टर कलाम हैड लेड इंडिया, उन्होंने इंडिया को लीड करा फ्रॉम वन अचीवमेंट टू अनदर, एक अचीवमेंट के बाद दूसरी अचीवमेंट में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज पोखरन सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल का मतलब उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया के पोखरन सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट में। पोखरन सेकंड एक न्यूक्लियर टेस्ट का नाम है जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अच्छा, ये कब हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट? 1998 में, आफ्टर द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया इन 1974। ये जो पोखरन सेकंड हुआ था, ये 1974 में जो इंडिया का ओरिजिनल वाला न्यूक्लियर टेस्ट था, रियल वाला, उसके बाद में हुआ था। He had been awarded with the Padma Bhushan in 1981 and पद्म विभूषण इन 90। उन्हें पद्म भूषण मिला था 1981 में। ये अवार्ड होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट देती है, और पद्म विभूषण मिला था 1990 में, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज डॉक्टर कलाम 79 बर्थडे एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे। देखो भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इतने महान थे कि उनके 79 बर्थडे को यूनाइटेड नेशन, यानी कि UN, एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करती है, मनाती है। उनके 79 बर्थडे को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर, करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में। हमने पढ़ा था कि उनका बोर्न रामेश्वरम में हुआ और वो बड़े भी रामेश्वरम में हुए थे। आगे करेंगे 11 12।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज चूज द इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बनाना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में इनकरेक्ट को इन नहीं देखेंगे, करेक्ट देख करके आंसर लगा देंगे। आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत। तो डॉक्टर कलाम रिसीव्ड द भारत रत्न इन 1991, यही बात गलत हो गई, क्योंकि उन्हें भारत रत्न तो 1991 में नहीं मिला। देखो हमने यहाँ पढ़ा था कि 1991 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था, ठीक है, दिखाता हूँ, देखो ये हमने लाइन पढ़ी थी, पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण इन 1990। 1991 की तो यहाँ कोई बात आई ही नहीं इस पैसेज में, और हमें इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर लगाना है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट करेंगे भैया 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज डॉक्टर कलाम 79 बर्थडे एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे। नेशनल नहीं भाई, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, देखो ये लिखा हुआ है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। आगे 14, डॉक्टर कलाम हैड लेड इंडिया फ्रॉम वन अचीवमेंट टू अनदर इन स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके अंदर हमें बताना है पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारी एक नाउन होती है, नाउन। तो ये ऐसे लिखा हुआ है इन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी आ गया तो स्पेस आपका एडजेक्टिव और उसके बाद में नाउन टेक्नोलॉजी। प्रोनाउन तो कोई मतलब नहीं, बच्चे काट देंगे, वर्ब भी और एडजेक्टिव है तो इसके बाद में कोई ना कोई नाउन होना चाहिए था, ठीक है, या टेक्नोलॉजी को किसी अदर नाउन को डिस्क्राइब करना चाहिए था। अभी ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा इसके अंदर, इसलिए ये नाउन हो गया। आगे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द सिनोनिम ऑफ रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी को पहचानना, यानी कि आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यानी कि बी ऑप्शन। आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। जैसे आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला कि सर मैं आर्मी से हूं, मैंने कहूँगा मैं कैसे मानूं, अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाते हो, ठीक है, उसको हम आपकी पहचान बोलते हैं, आइडेंटिटी को। और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। एक पहचान है और एक पहचानना है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 16, देखिएगा भाई, ही हैज रिटायर्ड द बिजनेस, वह बिजनेस से रिटायर हो गया, तो रिटायर के साथ हम हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, रिटायर्ड फ्रॉम, ठीक है, ये आपके फिक्स प्रीपोजिशन होती है, इसे हम फिक्स प्रीपोजिशन में बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब भी आप कह सकते हो, ये होगा रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस। करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है भाई, एरोप्लेन इज फ्लाइंग द क्लाउड, तो देखो इसका आंसर होगा ओवर। एबव, एबव का तो मतलब होता है आप डायरेक्ट ऊपर हो किसी चीज के ऊपर, जैसे मैं किसी पंखे के बिल्कुल नीचे खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा कि द फैन इज एबव, एबव ऑफ माय हेड, कि मेरे बिल्कुल सर के ऊपर है, एबव माय हेड, एबव माय हेड, जस्ट ऊपर है तब। अब ये एरोप्लेन उड़ रहा है, मेरे सर के ऊपर एरोप्लेन उड़ेगा तो वो एक जगह ऐसे नहीं होगा, वो निकल करके जाएगा, उस केस में हम ओवर का यूज करते हैं, एबव नहीं लगाते। ये दोनों तो वैसे भी गलत थे, देखने से पता चल रहा था कि ऑल ओवर, एट, ये तो आएगा नहीं। 18 में एडजेक्टिव बताना है कि क्या होगा, देखो ब्लेम, बाइट और बर्थ, ये होगा ब्लाइंड इसका आंसर। आप ऐसे करके बोलते हो ना, ब्लाइंड मैन का मतलब अंधा आदमी, तो ये मैन के बारे में बता रहा है कि वो किस तरीके का मैन है। ये किसी भी ब्लाइंड हमारा एडजेक्टिव होता है, ब्लेम, बाइट, बर्थ ये हमारे वर्ब होती है बाकी की। आगे 19 नंबर, सी हैज फॉर 1 मंथ लीव, का मतलब वो 1 महीने की छुट्टी के लिए क्या करेगी, लीव के लिए डिमांड करेगी छुट्टियों की। भाई छुट्टियों की डिमांड तुम करोगे तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, कोई नहीं मिलेगी, डिमांड भी नहीं होगा, कॉल्ड भी नहीं होगा, बेटा आप उनसे आराम से पूछोगे, आस्क्ड करोगे, ठीक है भाई। लो बिड भी कहीं ना कहीं डिमांड से रिलेटेड होता है, तो इस तरीके से आपका इसके अंदर आस्क्ड होगा कि आप पूछोगे
कि हमें 1 महीने की छुट्टी चाहिए। देखो बेटा, डिमोलिश का मतलब होता है चीज़ें नष्ट करना, यानी कि बिल्कुल डेस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। कोई बिल्डिंग है, आपने वो ढहा दी, ठीक है? तो आपने उसको डिमोलिश कर दिया। डिसमेंटल, तो डिमोलिश का कोई मतलब नहीं। देखो रेज़, आपने वो सुना होगा, शेविंग करने के लिए मार्केट से हम रेज़र लेकर के आते हैं, रेज़र। ये वाला वर्ड आपने सुना होगा, RAZER। तो ये आपका, इसका तो मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे हम शेविंग करेंगे तो अपने बाल ये वाले हटाएँगे शेविंग के लिए, तो इसका तो मतलब रिमूव करना होता है ना, हटाने का। इस रेज से ही तो रेज़र बना है। मैंने कई बार आपको बता चुका कि ये हमारी वर्ब है, और जब आप वर्ब के अंदर ER या R या OR लगाते हो तो वो हमारा नाउन बन जाता है। इस तरीके से रेज़र नाउन होगा और रेज वर्ब होगी। उसका मतलब होता है सेविंग करना, किसी चीज़ को हटाना। डिमोलिश का मतलब भी हटाना, तब तो सिनोनियम बनेगा। हमसे अपोजिट पूछ रहे थे, तो बनाना, किसी चीज़ को इरेक्ट करना। ग्रो इसका आंसर इसलिए नहीं होगा, ग्रो का तो मतलब होता है बढ़ना। जैसे कोई बच्चा है छोटा, उसकी हाइट ग्रो कर रही है, या मैं पढ़ाई में आगे बढ़ रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। तो जब आप बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग ढाओगे, डिमोलिश बिल्डिंग बनाओगे, तो ऐसे थोड़ी लिखोगे कि बिल्डिंग हम ग्रो कर रहे हैं, नहीं, आप बोलोगे बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, इरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिमोलिश का अपोजिट इरेक्ट होता है। नेक्स्ट आएगा 21। 21, कंप्लीट द सेंटेंस with a suitable article from the option given below. The darkest cloud has silver lining. इसमें ए आएगा, ए, ठीक है, हैज अ सिल्वर लिनिंग। कैसे? ये जब ईडियम फ्रेज हम पढ़ाते हैं ना क्लास के अंदर, तब ये लिखवाते हैं, पूरा ईडियम है कि क्लाउड हैज अ सिल्वर लिनिंग। इसका मतलब होता है होप, यानी कि आशा करना। तो आशा करने के लिए पूरा ईडियम होता है, जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहां पे आप दा लगाओगे क्योंकि वो ईडियम में आता है, फिक्स है। उसी तरीके से इस ईडियम में ए आना फिक्स है। और वैसे भी आर्टिकल का रूल देखोगे तो ये सा से शुरू होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, इसलिए हम उससे पहले ए का यूज करेंगे। करेक्टली स्पेल्ड बताना है, कितना आसान है। बिस्किट, जिसे आप डेली खाते हो, तो ये होता है BISCUIT, बिस्कुट, यानी कि 4 ऑप्शन। ठीक है, आगे 23 देखिएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद विच सिम्बली। अब ये देखो भाई, सिम्बली, ये नई चीज देखने के लिए मिली होगी कि सिम्बली क्या चीज होती है। थोड़ा समझेंगे। सिम्बली, जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो ना, उसी तरीके से एक चीज होती है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच ये आपके सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी। ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है, आपके सिलेबस में ये बिल्कुल है ही नहीं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से एक फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है जहां कहीं भी एज और एज आता है या लाइक आता है, ठीक है, तो वो आपकी सिमिली होती है। अब जैसे हम पॉजिटिव डिग्री पढ़ते हैं ना, तो वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ढूंढो भाई, एज एज लाइक कहाँ आया है? ये आया है, ही रन्स लाइक अ लियोपर्ड, वह लियोपर्ड के जैसा भागना पसंद करता है। तो ये लाइक वर्ड आया, इसलिए ये सिमिली हो गया, और हमें सिमिली का ही बताना था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ होगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है एक क्वेश्चन। लोकेश वॉज बिजी बहन बी, देखो यहाँ पास्ट आ गया, वॉज। अब वॉच के साथ में तो आप बेंट लगाओगे कि भाई लोकेश बिजी था जब बी वेंट टू सी हिम, जब हम उसे देखने के लिए गए। गोज और गो तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, और गोन अकेला, यानी कि केवल मेन वर्ब नहीं आ सकती, उसके हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, कोई है ही नहीं, तो यहाँ बेंट आएगा। 25 क्वेश्चन इंग्लिश का लास्ट। 40 रुपीज, तो यहाँ इज आएगा। देखो वैसे तो हम देखेंगे भाई 40 रुपए है ना, 40, तो ये तो प्लूरल हो गए, बहुत सारे हो गए, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। जो 40 रुपीज है ना, ये पूरा एक यूनिट को दिखा रहा है, यानी कि एक ही चीज की बात हो रही है।
आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। कभी अगर अमाउंट की बात होती है ना, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो। जैसे यहाँ हुई 40 रुपए। अब स्मॉल अमाउंट, एक छोटा अमाउंट है। आप पता है एक हिंट और इस सेंटेंस से ले सकते थे। इन्होंने यहाँ लिखा ए। अगर ए आया तो ये क्या बोल रहे हैं कि 40 रुपए एक छोटा अमाउंट है। छोटा अमाउंट है कौन? 40 रुपए। और उनको ही तो ये ए बोल रहे हैं, यानी कि स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है 40 रुपए के लिए, और उसको ये ए बोल रहे हैं, तो वो सिंगुलर ही तो हो गया, तभी तो आप ए या एन का यूज करोगे। इस तरीके से अभी आपका एज सही हो गया। ठीक है, तो हमने इंग्लिश का सॉल्यूशन कर लिया।